हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो G20 समिट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली G20 की जो समिट है वो इंडोनेशिया के बाली के अंदर चल रही है। इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था। इस समिट के अंदर हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स, हम बात करें इस समिट की तो ये 17 समिट है G20 की एनुअल समिट, जो 2008 से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना लगे थे। इससे पहले अगर हम बात करें, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुआ करती थी जब G20 यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया था 97-98 के समय में। जो साउथ एशिया के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उस समय में जब ये फोरम है ये क्रिएट हुआ, तो उसी समय से यहाँ पे इसकी जो मीटिंग है वो होने लगी। तो ये 17 मीटिंग है जो इंडोनेशिया के अंदर होने वाली है। इस मीटिंग के एंड के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जो नेक्स्ट समिट है, जो 18 समिट है, वो इंडिया के अंदर होगी। तो जो प्रेसिडेंटशिप है, जो समिट की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया को रिप्रेजेंट की जाएगी यहाँ पे प्रेसिडेंसी, और इंडिया 18वीं जो समिट है वो इंडिया में के अंदर आयोजित की जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जब प्रेसिडेंसी यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है किसी भी एक कंट्री के लिए, तो वहाँ ये G20 का जो सेक्रेटरीट है वो इस्टेब्लिश होता है। परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है G20 का, क्योंकि G20 कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई फॉर्मल ग्रुप ना होने की वजह से G20 एक फोरम होने की वजह से हमको देखने को मिलता है कि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इसी वजह से G20 के जो जिस भी कंट्री को जो समिट ऑर्गेनाइज करता है वहाँ पे एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनता है, टेम्परेरी सेक्रेटरीट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें G20 की, G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है, 19 कंट्री इसके मेंबर हैं, और यूरोपियन यूनियन नाम का जो ग्रुप है वो इसका बेसिकली इस इनफॉर्मल फोरम का पार्ट है। 1919 में ये इस्टेब्लिश किया गया IMF एंड वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव के साथ में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें G20 की तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 80% वर्ल्ड की जो GDP है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 80% जो वर्ल्ड की GDP है उसको इसके सभी मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। 75% वर्ल्ड का जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको ये जो 20 कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। और 60% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको ये जो 20 यहाँ पे जो बेसिकली 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंट्रीज का जो नेम है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कंट्रीज में कौन कौन से ग्रुप हैं वो इसके बेसिकली पार्ट हैं, कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो इसके पार्ट हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसी के अंदर UPSC ने कुछ 4 कंट्रीज़ के नेम दिए थे और वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन कौन से कंट्री हैं इनके अंदर G20 के पार्ट हैं या नहीं हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जो बाली समिट है, जो 17वीं समिट जो आयोजित की गई है बाली के अंदर, वहाँ के कुछ की प्रायोरिटी या की आउटकम की बात करें जिनके ऊपर बात की गई है, तो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की बात की गई है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जब से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है, हेल्थ एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन के उभरा है। जो वर्ल्ड का जो डिप्लोमेटिक ऑर्डर है, जो डिप्लोमेसी है, जो बायलैटरल यहाँ पे टॉक होते हैं किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पे जो हेल्थ एक इम्पोर्टेंट पिलर यहाँ पे इमर्ज हुआ है डिप्लोमेसी के अंदर भी। तो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की बात की गई है जिससे स्ट्रेंथन किया जाए ग्लोबल हेल्थ का जो रेजिलियंस और ग्लोबल हेल्थ सिस्टम है उसको इंक्लूसिव, इक्विटेबल और रेस्पॉन्सिव बनाया जा सके क्राइसिस के समय में। तो इसलिए ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की बात की गई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल इकोनॉमीज़ को जो नया लैंडस्केप है जिसके अंदर में जो बिग कंट्रीज़ हैं, जो सभी इकोनॉमीज़ हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें, तो डिजिटल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है।
और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई है, क्योंकि प्रेजेंट समय में जो एमिशन लो हो, या अगर हम बात करें जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो एमिशन होता है वो यहाँ पे रिड्यूस हो, इस वजह से यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसमिशन की बात की गई है G20 की बाली समिट के अंदर में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसी समिट के पैरेलल के अंदर में जो COP27 है, UNFCCC का COP27 की मीटिंग है, वो इजिप्ट के अंदर शर्म इल शेख नाम की जो जगह है वहाँ पे चल रही है। तो वहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट की बात की गई है। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी है वो वहाँ पे सबमिट की है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पे लो एमिशन को किस तरीके से रखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करना है। तो स्टूडेंट्स ये 3 की पैरामीटर हैं, की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिनके ऊपर में बात की गई है। ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अगर हम बात करें सस्टेनेबल एनर्जी का ट्रांजिशन की यहाँ पे बात की गई है। स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर हमको एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे यूज़ करना है, तो इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली इन सब की एरियाज़ के ऊपर में मेन टॉक का हिस्सा रहे हैं बाली समिट के दौरान। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स ईस्ट एशिया समिट जो होने वाली है, ईस्ट एशिया समिट, इसके अंदर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट अपने कंट्री को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट की, तो यहाँ 18 रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल लीडर्स हैं जो यहाँ पे डायलॉग करते हैं कोऑपरेशन करने की, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस की जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो यहाँ पे फेस कर रहा है प्रेजेंट समय में। तो उन सब के बारे में जो 18 लीडर्स हैं वो यहाँ पे बात करते हैं। 18 लीडर्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स 10 लीडर हमको देखने को मिलते हैं जो आसियान जो ग्रुप है, जो आसियान ग्रुप है उसके पार्ट हैं 10 जो कंट्री हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो एसोसिएशन है उसके 10 कंट्री हैं। 8 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जो डायलॉग पार्टनर बने हैं आसियान के, जिसके अंदर है इंडिया और चाइना है। आप इसको याद रख सकते हो, 8 कंट्री हैं, इंडिया, चाइना है, जापान, और अगर हम बात करें तो जापान के जो नियर बाई में है साउथ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया हैं। इसके अलावा आप देखिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैं, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड जो रसिया है वो इसके पार्ट हैं। तो इस तरीके से 8 कंट्री हैं वो यहाँ पे रीजनल या डायलॉग पार्टनर हैं आसियान के। तो ये सभी 18 कंट्रीज मिलके यहाँ बनाते हैं ईस्ट एशिया समिट। 18 इन रीजनल कंट्रीज़ का ये पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट और रसिया ने जो ईस्ट एशिया समिट है इसको 2011 के अंदर ज्वाइन किया। ईस्ट एशिया समिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंबरशिप रिप्रेजेंट करती है 54% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, 58% वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स ये जो डाटा है इसको आप जब भी अपना आईआर का आंसर लिखते हो या आईआर से रिलेटेड कोई आंसर है तो उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन के अंदर कोट कर सकते हो। जैसे आप देखें कि ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हो कि ईस्ट एशिया समिट ऐसा एक रीजनल ग्रुप है जिसके अंदर जो 54% वर्ल्ड की पॉपुलेशन या 58% वर्ल्ड की जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके का जो डाटा है आप इंट्रोडक्शन के अंदर या कंक्लूजन के अंदर कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। इस वजह से आपको जानना ज़रूरी है। स्पेशल जो हमने G20 के बारे में देखा कि 80% वर्ल्ड की जो जीडीपी है, 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है और 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जिसे रिप्रेजेंट करता है हमारा G20 जो एक फोरम है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा IMAC इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की, स्टूडेंट्स ये बेसिकली इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग की जाती है उससे रिलेटेड जब एक टॉपिक है, एक रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है, उसी वजह से ये हमारा जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है ये न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की,
द प्रेजेंट एक्स्ट्रा रीजनल डिस्टेंस वाटर फिशिंग फ्लीट्स एंड द मॉनिटरिंग एक सिस्टम है, ये यहाँ पे वाटर के अंदर में, ओशियन के अंदर में यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम को यहाँ क्रिएट किया गया है। द क्वेड को ये रिप्रेजेंट करता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए को। मई 2022 के अंदर में, इसी साल का जो मई था 2022 का, उस समय में अनाउंस किया गया कि मेजर रीजनल जो यहाँ पे जो इफ़र्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के अंदर में रखा जाएगा, जिसके अंदर में मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की, ये मोर एक्यूरेट मैरीटाइम पिक्चर है, रियल टाइम जो अपडेट है वो रीजन को प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कैटेलाइजिंग जो जॉइंट पॉइंट के रूप में वर्क करेगा इंडिया और जो क्वेड पार्टनरशिप कंट्रीज़ हैं उन सब के बीच, उन सब के मध्य में। और ये इलीगल अनरिपोर्टेड जो फिशिंग की एक्टिविटी की जाती हैं इंडो पैसिफिक के अंदर में, तो उन सभी के बारे में ये रियल टाइम अपडेट है वो यहाँ से देखने को मिलेगी। तो इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है उन सब के बारे में जो इंडो पैसिफिक के जो ये 4 क्वेड के कंट्री हैं उन सभी को ये एक रीजनल सेंटर के रूप में, एक डोमेन सेंटर के रूप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैरीटाइम से रिलेटेड है, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने से रिलेटेड। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो सभी वेसल्स का मूवमेंट है हाई लेवल सी के ऊपर में, वो मॉनिटर किया जाता है। इंडियन नेवी का जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है, जिसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, IMAC हमारा जो गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और वहीं यहाँ पे जो कोलोकेटेड उसी एरिया के अंदर है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो भी गुरुग्राम के अंदर वहीं पे ही दोनों लोकेटेड हैं। हमारा जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर एंड इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो इंडियन ओशियन रीजन से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की अगर हम बात करें, वो कोलोबरेट करता है और रीजनल जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं उनके साथ में, जिससे मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्रोवाइड किया जा सके। स्टूडेंट्स, मैरीटाइम से रिलेटेड भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अभी आप देखिए कि सी पायरेसी का एक काफ़ी बड़ा इशू है कि जो समुद्री जो डाकू हैं, समुद्री जो यहाँ पे लूटपाट की जाती हैं, तो इन सभी से जो इंफॉर्मेशन रियल टाइम अपडेट होना चाहिए। हमारी जितनी भी वेसल्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, उसके लिए बेसिकली इस तरीके के जो सेंटर्स हैं वो डेवलप किए गए हैं। आप देखिए कि कोस्टल सिक्योरिटी भी एक काफ़ी बड़ा इशू निकल के आया था आफ्टर द 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था। 26/11 के इंसिडेंट के बाद में हमने हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से एक नई फोर्स है, नया इंस्टीट्यूशन है, उसको भी इस्टेब्लिश किया था। तो वो हमारा एक इंटरनल कोस्टल सिक्योरिटी का इशू है। जब हम सिक्योरिटी के पॉइंट्स को रीड करेंगे तो उस समय उसको भी एनालाइज करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के अलावा, जो हमारा UN क्लोज है, UN क्लोज बेसिकली एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी से रिलेटेड, जिसके अंदर ऐसे कंट्री जिनकी कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल जिनको समुद्र के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उनका यहाँ पे EEZ की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। EEZ क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 न्यूटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री के पास में पावर है कि वो वहाँ पे इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इंसिडेंट है उसको एड्रेस कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली फिशरीज़ के मैनेजमेंट का जो फिशिंग सेक्टर है उसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन है, साउदर्न इंडियन ओशियन फिशरीज एग्रीमेंट है जो क्रिएट किया गया है UN क्लोज के साथ में, जिसमें अनरिपोर्टेड, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है उनका यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। स्टूडेंट्स, इलीगल, अनरिपोर्टेड
एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है इनसे रिलेटेड दो यहाँ पे एग्रीमेंट हैं। एक केप टाउन एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है यहाँ पोर्ट स्टेट मेजर्स से रिलेटेड। इंडिया ने कोई भी एग्रीमेंट का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया किसी भी यहाँ पे एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की बात की गई है, ये यहाँ फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है, उससे रिलेटेड ही ये सारी बातें थीं जिसके बारे में हमने देखा। यूएन क्लोज का देखा, यूएन क्लोज ने जो पावर दे रखी है कोस्टल कंट्री को कि अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर इन सबको टैकल कर सकता है। यूएन क्लोज के इन दो एग्रीमेंट्स के बारे में देखा। हमने आज ईस्ट एशिया समिट के बारे में देखा जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। 8 रीजनल कंट्रीज़ का ये यहाँ पे एक ग्रुप है जो बनाया गया है। 10 इसके अंदर 18 रीजनल कंट्रीज़ का, सॉरी स्टूडेंट्स, 10 इसके अंदर हमारे आसियान के मेंबर कंट्री हैं। 8 अगर हम बात करें जो डायलॉग पार्टनर हैं आसियान के साथ में, उन सबको रखा गया है। हमने यहाँ पे अगर हम बात करें G20 के बारे में देखा, इस फोरम के बारे में कि किस तरीके से ये फोरम है जो जिसका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ट्रांसफ़र होता है जिस कंट्री के पास में मेंबरशिप होती है या जो नेक्स्ट समिट होस्ट करवाता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही कंटिन्यू न्यूज़पेपर एनालिसिस और हमारा जो बेसिकली करंट अफेयर का एनालिसिस है उसके लिए हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ इन वीडियोज़ को देखते रहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।